नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है आपका दिन बहुत अद्भुत रहा होगा कल वाला। तो ये बड़ा ही अद्भुत अलौकिक क्षण है ना। आज बहुत गर्मी है, अत्यधिक गर्मी का ताप का एहसास हो रहा। अब लग रहा है कि अप्रैल का मई का महीना चल रहा है और हम भारत की पावन भूमि पे हैं। पंडित भास्कर जी आज तो सबसे पहले बता रहे हैं। हाँ, पंडित भास्कर जी है, शोभना शर्मा जी है, साधना सिंह जी है, विनीता पंडित जी है, अजीत मौर्य जी, ओम रमेश, रियांश गुप्ता जी, दिग्विजय सिंह जी, शिवम गिरी जी, राम शिवमणि उपाध्याय, सौरभ निषाद, आरती देविका शर्मा, कोमल भारद्वाज जी, प्रशांत कुमार दुबे जी, तो आप सभी का, नेहा तिवारी जी, आप सभी का बहुत आत्म आनंद से, बहुत प्रेम से स्वागत, अभिनंदन। योग की श्रृंखला में सबसे सुंदर भाव है आत्म मंथन के साथ स्व आत्म केंद्रित होकर के स्वयं को स्वस्थ बनाना। नॉट ओनली फिजिकल, इवन मेंटली भी हम अपने आप को बहुत मजबूत बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, विशाल हृदय वाले बना सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, चेहरे की रौनक को सदैव के लिए बरकरार रख सकते हैं। जरा करिए ओंकार का उच्चारण। इस ओंकार मंत्र से हमें न केवल शरीर के स्वस्थ होने का चिन्ह मिलता है, उसके साथ साथ में मन और आत्मा भी अद्भुत स्थित भाव में पहुंच जाती है। अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और आशाएं अपने आप सीमित होने लगती है। संसार की अपेक्षाएं, संसार की आकांक्षाएं और संसार की आशाएं जब सीमित हो जाए तो समझो कि अब हम लंबी यात्रा के लिए तैयार हैं। समझो कि हम अब अपनी बुलंदियों की ओर चढ़ने के लिए तैयार हैं। समझो कि हम अब एवरेस्ट की चोटी तक अपने आप को ले जा सकते हैं, क्योंकि जितना वेग में सामान कम होगा शरीर उतना हल्का महसूस होगा। यहाँ शरीर का ही वजन इतना अधिक है जिसे ढोना मुश्किल पड़ रहा है, तो पीछे अपेक्षाओं का वजन, आकांक्षाओं का वजन, आशाओं का वजन कहाँ हमको आगे बढ़ने देगा। हम कभी कभी चिंतन करते हैं कि हम सबको लेकर के साथ चलें और सब मेरे साथ आगे बढ़े। संभव नहीं है। आप बनो, युग बनेगा। आप बदलो, युग बदलेगा। आप तैयार हो जाओ, संसार अपने आप तैयार हो जाएगा।
रिश्ता कोई भी हो, पहला रिश्ता परमात्मा के साथ, वह रिश्ता जो आपको जीना सिखा दे, वह रिश्ता जो आपको दिव्यात्म दिव्य बना दे। आइए योग के इस पावन सत्र में हम सूक्ष्म व्यायामों को सहारा बना करके आज की पावन श्रृंखला में पहुंचते हैं। आज 2 नए प्राणायाम सीखेंगे, जो प्राणायाम इस गर्मी के लिए बहुत लाभकारी है। जैसे वाटरमेलन और रॉकमेलन इस समय अमृत है, गाय की छाछ अमृत है, नींबू की शिकंजी अमृत है, नींबू की शिकंजी अमृत है, ठीक ऐसे ये दोनों प्राणायाम भी अमृत का ही काम करेंगे। अमृत तक्रः, भोजनान्ते पीबते तक्रम, दिनान्ते सप्तपद गच्छति। यानी भोजन के पश्चात दिन में छाछ पीने को मिल जाए, गाय की पतली वाली शुद्ध अमृत धारा मिल जाए, तो शरीर के अंदर कभी उष्ण नहीं बनती। और रात्रि को भोजन के बाद 100 कदम चल करके फिर आदमी को सोना चाहिए। खाते ही तुरंत सोना नहीं चाहिए। खाते ही सोने पर बहुत सारे रोग एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए रात्रि को भोजन के पश्चात कम से कम 100 कदम चले, वज्र आसन में बैठे और खाने के लगभग 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे के बाद हमें सोना चाहिए। और उसे अधिक टाइम मिले तो बहुत अच्छा। जिस आसन में हम सोते हो, यानी शयन कक्ष में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। शयन कक्ष में भोजन करने से कभी भी हमारे घर में आरोग्य की वृद्धि नहीं होती, हमेशा रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए भोजन कक्ष में, स्नान गृह में, जहाँ स्नान करते हो वहाँ और जहाँ सोते हो वहाँ, इन 2 स्थानों पे खाना नहीं चाहिए। भंडार की दहलीज के बाद जहाँ अन्य स्थान बनाया हो अपने भोजन का, भोजन वहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। चिकित्सा के भाव से मैं आपको बता रहा हूँ कि चिकित्सा के भाव से आप किस प्रकार से, किस रूप में अपने आप को रख सकते हैं। हमारे प्रिय संतोष दास जी महाराज, महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी भी आज उन्हें दर्शन दे रहे हैं। आपको भी प्रणाम। ओम नमो नारायण महाराज जी, दंडवत। महाराज चरक जी कहते हैं, चतुर्णाम भीषगादिनाम सस्तानाम धातुवे कृते प्रवृत्ति धातु सामर्थ्याम चिकित्सेयभिधीयते। वात, पित्त और कफ, ये रस और रक्त की 7 धातुओं की वो स्थितियां हैं जिन्हें समझने के लिए मनुष्य को अपने दिनचर्या के दैनिक जीवन को समझना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, आरोग्यता सुख तभी दे सकती है या दुख तभी दे सकती है जब हमारे जीवन की पद्धति ही उल्टी हो जाए। खाते ही सो गए, खाना कहीं खा लिया, खड़े खड़े खा लिया, थोड़ा खाया फिर झूठा छोड़ दिया, फिर झूठा किसी को खिला दिया। इस वृत्ति से भी मनुष्य को दूर रहना चाहिए। महर्षि भी एक औषधि है। विकारो धातु वैषम्यम साम्याम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञा का कमारोग्यम विकारो दुख में वचः। शुद्ध चिकित्सा वाग भट्ट के अनुसार चिकित्सा दोष का समन उसे साम्य स्थानों में ले जाए, अर्थात रोग का समन कर दे तथा रोग और दोष को उत्पन्न न होने दे, वही शुद्ध चिकित्सा है ना। जिस क्रिया से हमारा शरीर रोगी ना बने, पहले उस क्रिया पे ध्यान देना चाहिए, फिर मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। हम जब योग करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम योगा कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस योग का आश्रय कर रहे हैं, उस योग में ये बातें भी लिखी है कि यम और नियम, इसके पहले 2 आयाम है जिनका पालन अनिवार्य है। आइए घुमाएं गर्दन को गोल, ऐसे
5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। भज मन राम चरण सुखदाई। उल्टा घुमाइए। भजूरे मन राम चरण सुखदाई। ऐसे सहज और सरल क्रिया गर्दन के सभी दर्दों को, पीठ के सर्वाइकल को, शरीर के एथराइटिस को और साइटिका जैसी समस्या को ठीक करने का सूक्ष्म व्यायाम, नींद को खोलने वाला, शरीर को एक्टिव बनाने वाला, जो हमारी रक्त नसिका है ना, ये जो हृदय को जोड़ती है मस्तिष्क से, ये जब मंद पड़ जाती है तो आदमी सुस्त हो जाता है, ये एक्टिव हो जाती है तो आदमी दोबारा से एक्टिव हो जाता है। विचारों में एक्टिवनेस ही मनुष्य को एक्टिवनेस बना सकता है। संदीप तिवारी जुड़े हैं, सतीश शर्मा, महर्षि जी बोल रहे हैं कि गुटखा के नुकसान, सिगरेट के नुकसान के प्रति जागरूक करें। अरे वो तो खुद ही जागरूक करते बेचारे, ऊपर लिखा होता है कि ये कैंसर देगा। इसने बड़ी सुंदर बात की कि एक बार एक गुटखा खाने वाला दुकान से गया पैकेट लेकर के और बिना देखे घर चला गया। फिर वहां जाके देख करके वापस दुकान में भाग करके आए, गुस्से में तमतमाता हुआ। बोला भैया ये आपने असली वाला गुटखा नहीं दिया। बोला क्या मतलब? बोला इस पे लिखा है कि ये आपके लिए, सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। मुझे तो वो गुटखा चाहिए जिस पे लिखा हो कि इससे आपको कैंसर होगा, इस पे लिखा ही नहीं है, इसका मतलब सही नहीं है। वो गुटखा दीजिए जिस पे लिखा हो कि आपको इसको खाने से आपको कैंसर होगा, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, वो वाला गुटखा चाहिए। अब जिस आदमी को देख करके ही खाई में कूदना हो तो उसे कौन बचा सकता बाबू? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जिसको समझ नहीं आ रही है कि नशा कितना भयंकर है हमारे लिए, उसे जय सिया राम करने दिया जाए। घुमाइए कंधों को गोल। हे तो लिंगे प्रशमने रोगाणाम पुनर्वभे ज्ञानम चतुर्विधे यस्य सह राजानो वे शक्तम। है ना? चरक संहिता क्या करी? स्वस्थ के लक्षण जिसके जीवन में दोष, अग्नि धातु, मल क्रिया, समहोदा तथा निर्मल शरीर, प्रसन्न इंद्रिय हो, उसके मन में वह सदैव प्रसन्नता का निवास करती है। मैंने जैसे कहा कि 6 बार मूत्र करना यानी पेशाब जाना 24 घंटों में कम से कम 6 बार जाना चाहिए। ज्यादा लगे तो जा सकते हैं, बट 6 बार की क्रिया मुख्य है। कई लोग पेशाब को दबाए रहते हैं लेकिन उठने के डर से, दूर जाने के डर से नहीं जाते, तो उसी से उनकी जो नलियां है वो फटने लगती है और नाना प्रकार के रोग विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मल नहीं त्यागते, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मल नहीं त्यागते, पाद मारते रहते हैं, भयंकर दुर्गंध देते रहते हैं, पर मल नहीं त्यागते, या इतना खा लेते हैं कि उनके पेट में 4 घंटे में इतना मल तैयार हो जाता है, लेकिन वो मल को नहीं त्यागते। मल त्यागना और सही से स्नान करना, अपने शरीर को पवित्रता के साथ स्नान कराना अत्यंत आवश्यक है। हे तो लिंगे प्रशमने रोगाणामुपन्भवे, मतलब मनुष्य के रोग के मुख्य लक्षण का कारण है कि मन की उदासीनता, मन की मलिनता। अरे छोड़ो, आज क्या नहाना, कल ही तो नहाए थे, आज नहाने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार की गतिविधियां छोड़ो, आज क्या ब्रश करना। कई लोग ब्रश नहीं करना चाहते, कई लोग मुख नहीं धोना चाहते, कई लोग अपने आप के मल को ही नहीं त्यागना चाहते। कमाल है। इस वृत्ति से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मनेन्द्रिया मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। स्वास्थ्य प्रद
उत्तम वेद के लक्षण शास्त्र और शीतल, इन दोनों का आश्रय करें। नेचुरल पदार्थों का सेवन और धर्म के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण, यही महत्वपूर्ण है। आइए जो दो प्राणायाम हम बताने जा रहे हैं इनका हम अभ्यास आरंभ करते हैं। धीरे धीरे इनका अभ्यास आपको पड़ेगा। पहले राइट साइड से दांतों को दबा करके श्वास को धीरे से अंदर लेना है, शीतकारी। कैसे देखो, मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। ये पायरिया क्या रोग, मुंह से दुर्गंध आने वाले व्यक्ति के लिए, शरीर में बहुत गर्मी रहती है उसके लिए, और खास करके आजकल तो भारत में गर्मी का बहुत भयंकर माहौल है, उनके लिए बहुत लाभकारी है। जिन्हें अत्यधिक गर्मी लगती हो, जिन्हें अत्यधिक भयंकर पसीना आता हो, जो दुर्गंध युक्त हो, उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। उसके साथ साथ में ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज के लिए बहुत अच्छा है, भोजन पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए इस प्राणायाम को रोज सुबह सुबह इस समय करना चाहिए। ये सहज क्रिया है जो करने योग्य है ना। इसके करने से पेट की कब्ज, एसिडिटी, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक एसिडिटी कारण हो जाता है, कब्ज के कारण हो जाता है। ये रोग भयानक ना बने इसलिए प्राणायाम का सहारा लिया जाए। दो बार इधर से, दो बार इधर से, सहजता के साथ बैकबोन को स्ट्रेट रख करके शिवकारी को करिए। स्वामी महादेव गिरी जी हमारे बड़े गुरु भाई जम्मू से तालाब तिल्लो देवी मंदिर से जुड़े हैं। महाराज जी ओम नमो नारायण। और अंशु मिश्रा जी जुड़ी हैं नोएडा से। आप सभी का, कंचन नीलम जी जुड़ी हैं। तो भाव से इस प्राणायाम को आप समझिए। सबसे अच्छी बात पता क्या है, अगर बहुत प्यास लगी हो और पानी ना हो आसपास, और पानी के हमारे कंठ सूख रहा हो, आपको लगता है कि पानी के बिना प्राण चले जाएंगे, अति आवश्यक है शरीर को पानी मिलना, और पानी नहीं है, तो ये प्राणायाम आपको बहुत लाभ करेगा। ये प्राणायाम क्या करता है, ये हवा की गर्मी को खत्म करके, हवा के अंदर से जल को चुरा करके तुम्हारे शरीर को देता है, बहुत कम मात्रा में, परंतु बहुत अत्यधिक तत्काल लाभ देता है। जैसे बहुत प्यासे व्यक्ति के लिए एक बूंद भी प्राण बन सकती, ठीक ऐसे ही प्राणायाम है। जब चिलचिलाती धूप में आप कहीं रेगिस्तान जैसी जगहों पे या ऐसे निर्जन स्थान फंस जाओ जहाँ पानी ना हो, तो ये प्राणायाम बहुत भाव से करना और मन में सोचना कि मुझे जल मिल रहा है, तो आपको जीने का संबल मिल जाएगा अपने आप। कहते हैं ना कि सामर्थ्य व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, शरीर में नहीं होता है। शरीर का सामर्थ्य बाद में जगता है, पहले मस्तिष्क का सामर्थ्य जगता है। तलवार में ताकत नहीं होती है, तलवार चलाने वाले के हाथों में ताकत होती है ना। शस्त्र के मध्य ताकत नहीं होती है, शस्त्र चलाने वाले के हाथों में ताकत होती है। ऐसे ही शरीर में ताकत कम है, मन में ताकत ज्यादा होती है। जिसका मन डरपोक हो जाए वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस प्राणायाम को आप समझिए ठीक से और जरूर इसका लाभ लीजिए। मुंह की दुर्गंध, मसूड़ों का कमजोर होना,
पायरिया जैसा रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। क्या कहते हैं महर्षि चरक, प्रयोगे समये दे व्याधिम यो यन्यमान्यामुदीरये नासो विशुद्ध शुद्धस्तु समये दे यो न कोपयतो। जो प्राप्त रोग दोष का निवारण न कर सके और जो विविध रोग दोष उत्पन्न भी कर दे, वह तो चिकित्सा के नाम पर प्राणघात का प्रयोग ही है। यानी जो आप घरेलू नुस्खे अपनाते हो या देखा देखी अपने आप को औषधि करते हो, वो प्राण घातक हो सकते हैं। इसलिए औषधि का प्रयोग तभी करें, पहले उसको जान ले कि वो कितना नुकसान आपको करेगी। आयुर्वेद की अच्छी बात यह है कि आपको 80% औषधियां नुकसान नहीं करती, 80%। 20% ऐसी है जो ज्वलनशील है, जैसे स्वर्ण भस्म है, जैसे शिलाजीत है, ये थोड़ी सी कहीं कहीं आपको, अगर आपके शरीर में वो क्षमता नहीं है उसे सहन करने की, तो मुश्किल कर सकती है। बाकी औषधियां 80% आयुर्वेदिक औषधियां फायदा ही करती है। औषधि को बिना जाने कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले आयुर्वेदिक क्यों ना हो। आयुर्वेदिक की हो तो भी आपको समझ करके, अपने शरीर का स्वभाव जान करके। आहारस्यं परम धामं शुक्रं द्रक्षमात्मनः क्षयो हास्य बहुन् रोगान् मरणं वा नियच्छति। शरीर के विषय में सप्त धातुओं को समस्त संपादन विधि क्रिया का वह भाव जिसे आहार से ही मिल जाए, यानी अधिकतर औषधियां हमें भोजन के द्वारा मिल जाए, कोशिश ये करनी चाहिए। महर्षि चरक बोल रहे हैं कि अधिकतर औषधियां भोजन के साथ ही मिल जाए। भोजन, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। 3 ऋतुएं हैं, तीनों ऋतुओं में भोजन बदलता है, शरीर के रूप से भोजन बदलता है। बच्चों का भोजन अलग होता है, जवानों का भोजन अलग होता है और बुजुर्गों का भोजन अलग होता है। तीनों एक प्रकार का भोजन करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए तीनों के भोजन में समानताएं थोड़ी थोड़ी बदली होनी चाहिए। छोटे बच्चों को सदैव घी खिलाना चाहिए, उनके आटे में भी घी डाल करके रोटी को बनाकर खिलाना चाहिए, मलाईदार दूध पिलाना चाहिए, ताकि उनका शरीर पौष्टिक बने, वह आहार को खाते वक्त एकदम आनंदित हो जाए। रोटियां कम खाए लेकिन गरिष्ठ खाए। छोटे बच्चे जितना गरिष्ठ खाएंगे वह उतना ही अपने शरीर का स्वभाव और शरीर के पोषक तत्वों को बढ़ाएंगे। उनके भीतर के विटामिन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होंगे और उनके मस्तिष्क की ग्रंथियां अद्भुत चलना शुरू हो जाएगी। जिन बच्चों को घी की रोटी मिलती है, यानी शुद्ध गाय के घी का अगर सेवन बच्चे करते हैं, उन बच्चों का मस्तिष्क एकदम तीव्र हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों को बाल्यकाल से ही अंडे मिलते हो, बाल्यकाल से ब्रेड मिलता हो, बाल्यकाल से ही मैगी और नूडल्स मिलते हो, बाल्यकाल से पास्ता इत्यादि का जैसा भोजन मिलता हो, तो फिर उन बच्चों के मस्तिष्क में अपने आप जो उनकी सोचने की, पढ़ने की क्षमता वो कमजोर होने लगती है। क्योंकि खाना हमारे शरीर को चलाने के लिए है, खाली मन को बहलाने के लिए नहीं है ना, खाली स्वाद के लिए नहीं है। इसलिए कई बार बच्चे रोते हैं तो भी माँ भोजन कराती है ना। भोजन इतना महत्वपूर्ण है। करो इस प्राणायाम को। इसलिए भोजन की बहुत अत्यधिक महत्वता है। बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, रोज शाम को सोते वक्त बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करेंगे। छोटे बच्चों को जो हर उम्र से लेकर के पढ़ने की उम्र तक बच्चों को हमेशा दूध का सेवन करना चाहिए। दूध कैल्शियम को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन डी को स्ट्रॉन्ग करता है और दूध से व्यक्ति की भूख की कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। भूख की कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। बच्चा कम खाएगा, ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा खा लेगा तो सो जाएगा, फिर उसका दिमाग इधर उधर भागेगा, बाहर खेलने जाना है, ये करना है, वो करना, तमाम देखना। बच्चे शांत होकर के पढ़े। जैसे वृक्ष कैसे पानी मिलने पर हरा होकर के एक जगह लहराता है और सुंदर भाव से फूल भी देता है, फल भी देता है, छाया भी देता है,
बच्चे को वही वृक्ष बनाइए। उस समय उसको केवल वृक्ष बनने की एक स्थान पर रह करके वह स्वयं को विकसित करे। बालक, छोटे बालकों को शहद, छोटे बालकों को बादाम, छोटे बालकों के लिए दूध, छोटे बालकों के लिए पौष्टिक आहार, और पौष्टिक आहार नेचुरल आहार होना चाहिए। बहुत अधिक तेल वाला सामान मत खिलाइए, बहुत अधिक मसाला मत खिलाइए, बहुत अधिक मिर्ची मत खिलाइए, बहुत अधिक मैदा मत खिलाइए। सुंदर थोड़ी हल्की सी मोटे आटे की रोटी जिसको बढ़िया से घी में बनाई हो, उसके बाद उसको चूर करके उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके, है ना, वो उसको खिलाइए। कम से कम नमक का सेवन करें और कम से कम मिर्च मसाले का सेवन करें, तो वो बच्चा लंबा भी होगा। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती ना, उन बच्चों के लिए आहार है ये। वो लंबा भी होगा, पौष्टिक भी होगा, ओजस्वी भी होगा और पढ़ने में बहुत तेज होगा। स्वीकारी करो। देखो मुझे पसीना आ रहा था ना, जब बैठा था तो गर्म हवाएं धक्का मार रही है, और अभी पसीना है लेकिन बहने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि लगातार बह रहा हो। ये प्राणायाम कितना लाभकारी है। ऐसी है ना, एयर कंडीशन। एयर को अपने आप कंडीट करके बॉडी को शीतलता, गर्मी को बाहर निकाल देता है, शीतलता को भीतर कर देता है। लगाओ हाथों को ऐसे, झटका ऊपर। हाँ, जब बहुत गर्मी हो तो बहुत ऐसे व्यायाम ना करें जिससे और गर्मी बढ़ जाए और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। ऐसे ना करें, बस सूक्ष्म करिए, जिससे शरीर एक्टिव रहे, शरीर मजबूत रहे और शरीर हमेशा आपको लाभ देने वाला बने। आइए जरा पाँव को खोलिए सामने, इधर ऐसे देख रहा था, किधर करना। देखो पाँव में पसीना आ रहा है ना, कमाल। इस समय इतनी गर्मी है। ऐसे पाँव को दबाओ, आगे खींचो पीछे, दबाओ आगे खींचो पीछे, दबाओ आगे खींचो पीछे। घुटने के लिए और पूरे पाँव की मजबूती के लिए बहुत उत्तम। पाँव कैसा होना चाहिए? पाँव की मजबूती ऐसे होनी चाहिए, पाँव लटका हुआ नहीं होना चाहिए। पाँव का वजन, पाँव का स्वभाव, पाँव का शेप मजबूती के स्तर में होना चाहिए। तो पीछे खींचो, आगे दबाओ। अब घुमाओ जरा। बच्चे मीठा खा रहे तो इतना, आजकल मीठे के नाम पे वो आ गई है। मीठा मतलब चॉकलेट। चॉकलेट क्या है, कभी देखा उसको पढ़ करके? क्या क्या मिलाते हैं इसमें? चॉकलेट बहुत बुरी वस्तु है आम साधारण मनुष्यों के लिए। निश्चित दूध से जला के बनाते हैं, पर सभी तत्व अच्छे। चॉकलेट घर बनाओ, आप घर बना सकते हैं बहुत आराम से। दूध को अच्छे से उबाल करके, पका करके बढ़िया से आप उसको धीरे 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 कॉफी का पाउडर मिला दीजिए थोड़ा सा, और दूध को उबाल लीजिए बढ़िया सा, गाढ़ा करके ठंडा कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, जमा दीजिए, चॉकलेट तैयार हो गई। डार्क बनानी है तो कॉफी डालने के बाद
कॉफी का पाउडर डालने के बाद में चीनी मत डालिए, गुड़ मत डालिए, और मीठा करना है तो चीनी या गुड़ मिला लीजिए। लेकिन बाहर की बनी चॉकलेटों में पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है, वो हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण वो आदत बन जाती है और वो मीठे की आदत हमें नुकसान दे सकती है। अधिक मीठा मोटापा भी देता है और अधिक मीठा आदमी को सुस्त भी बनाता है। शुगर को बढ़ाने से आदमी सुस्त हो जाता है। बच्चों को मीठा खाना चाहिए, भोजन के बाद तो सबको खाना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन वो मीठा कैसा हो, नेचुरल शुगर, जो शुगर केन से आया, निश्चय अग्रवाल मुंबई से देखिए। शुगर केन यानी गन्ना, है ना, गन्ने से बनी मिठाई यानी गुड़, और गुड़ से बनी मिठाई तो उसको बोलते हैं मीठा। ठीक बात है। कल हमने एक आसन बताया था आपको, सहजता के साथ पांव को सीधा करके, आपको जगह नहीं है, अच्छा ऐसे अपोजिट लेग टू हेड पकड़ना है और पांव को सीधा कर लेना। ऐसे दोनों पांव सीधे रहेंगे, ऐसे ऐसे ही दूसरे पांव से। सहज व्यायाम, परंतु बहुत अत्यधिक लाभकारी पेट के लिए, पांव के लिए, मस्तिष्क के लिए। ऐसे सरल। और एक ढुलमुल आसन बताया था हमने आपको, ढुलमुल ऐसे ऐसे, ये पेट की मालिश के लिए बहुत अच्छा। करो, अच्छा करो। ढुलमुल कितना सरल है। छोटे छोटे व्यायाम, शरीर एक्टिव रहना चाहिए। लोग बहुत ठंडी इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, गर्मी इतनी नहीं, बहुत गर्मी है और गर्मी नहीं चाहिए। हर एक ऋतु में व्यायाम होने चाहिए। हर एक ऋतु के अलग अलग व्यायाम है, हर एक ऋतु के अलग अलग व्यायाम है, उन व्यायामों का आश्रय करना चाहिए। कथम शरीरे धातूनां वेशं पे न भवेदिति समानां चानुबन्धः साधित्यर्थ क्रियेते क्रिया। जिन क्रियाओं से रोग का नाश हो और भोजन करने पे असहजता ना हो, वो क्रियाएं रोज करनी चाहिए। जैसे ब्रश अच्छे से करो, जीवा को खूब अच्छे से साफ करो, कानों को साफ करके हल्का सा तेल लगाओ, बालों में सदैव तेल लगाओ, है ना। हाथों को काली मिट्टी से खूब रगड़ो। मुख के ऊपर में इस समय मुल्तानी मिट्टी का लेप किया करो, शीतलता देगी। दही का लेप करिए। आंखों पे खीरा रखिए। इस समय अगर आपके चेहरे पे आपको लगता है कि आपके चेहरे में कील मुहासे आ रहे हैं या कहीं छाया आ रही है या कहीं दाग पड़ रहे हैं, तो 2 आलू का रस ले लो, आधा नींबू निचोड़ो, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिलाओ, पेस्ट बनाओ बढ़िया से, और उस पेस्ट को अच्छे से फेस पैक के रूप में चेहरे पर लगा लो। थोड़ी देर रखने के बाद, थोड़ी मसाज करने के बाद धो लीजिए। धीरे धीरे अपने आप विटामिन सी क्या करेगा, छोटी छोटी चीजों को बाहर कर देगा, स्किन को क्लीन करेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे को शाइनिंग की आवश्यकता है, यू नीड टू मोर ग्लो, तो इस समय काली मिट्टी, तालाब जब सूख जाते हैं तो उनके नीचे काली मिट्टी निकलती है, उस काली मिट्टी को लेके आओ। काली मिट्टी को अच्छे से छानो, उसके कंकड़ पत्थर को एकदम रगड़ करके हाथ से इसे मल करके कंकड़ पत्थर बाहर निकाल दो। फिर उसका पेस्ट बनाओ और उसके पेस्ट की थोड़ी मोटी लेयर पूरे चेहरे पर लगा लीजिए, आंखों को छोड़ करके पूरे चेहरे पे, होठों को और आंखों को छोड़ के लगा लीजिए। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे उसकी पपड़ी पड़ जाएगी। जब सूख जाएगा पपड़ी पड़ के निकल आएगा।
तो आपका चेहरा अपने आप शाइन करने लगेगा, चमक उठेगा, किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं आपको। कील मुहासे भी जाएंगे और सांवलापन भी जाएगा, जो टैन हो जाती है स्किन हमारी धूप में वो भी ठीक हो जाएगी, और उसके साथ साथ चेहरा चमकदार बनेगा, है ना। काली मिट्टी, आप बंबई में रहते हो तो भी काली मिट्टी मिल जाएगी, और आप कलकत्ता में रहते हो भी काली मिट्टी मिल जाएगी। जहां चाहा वहां रहा। जब दुनिया की क्रीमें ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं तो कभी किसी गरीब आदमी से बात करो, भैया हमें काली मिट्टी चाहिए, वो ला करके देगा, आप 4 पैसा उसको दोगे, उसका परिवार भी चलेगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। नेचुरल सुंदरता, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं। काली मिट्टी आप चाहो तो उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख लो, ठंडा कर लो, और ठंडा करने के बाद लगाओ तो और आपको सुकून देगी, शीतलता और अच्छी लगेगी। या आप जब उसको लगा लो तो उसके ऊपर में आप चाहो तो एकदम ठंडा टॉवल लगा दो ऊपर में, और ठंडा टॉवल लगा के थोड़ी देर सो जाओ। कोशिश करो कि इस चेहरे के ऊपर कभी कोई गर्म वस्तु का प्रयोग ना करो, यानी गर्म पानी से नहाओ मत, चेहरे को गर्म पानी से मत धो। कभी कभार महीने 2 महीने में जब हमें लगता है कि हमारे पोर्स में ब्लैकेट्स हो गए हैं और उन्हें निकालना है, तब आदमी क्या करता है, हल्का गर्म करके उसे खोलता है, फिर अच्छे से मालिश करता है, तो उससे ब्लैकेट्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैक्सिममली टाइम मनुष्य को क्या करना चाहिए कि इस भाव को हमेशा शीतल रखना चाहिए। जितना ठंडा रहेगा उतना युवा बना रहेगा, जितना गर्म वस्तु को छुएगा उतना बूढ़ा हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपकी कोमलता कहीं ना जाए तो उसको ठंडा रखिए। और इस समय तो गर्मी का मौसम है, भयंकर धूप पड़ रही है, चिलचिलाती धूप में आप ठंडे टॉवल को अपने मस्तिष्क पे, मुख पे लगाएंगे, वो भी आपको लाभ देगा। मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, है ना? खीरा रख सकते हैं आंखों पे, और शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। कैसे? भीतर की गर्मी बाहर आएगी, बाहर की शीतलता भीतर जाएगी। बाहर दिखने में गर्मी है, लेकिन ये जो प्राणायाम है इसकी क्वालिटी है कि आपके भीतर अपने आप आपको ये एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करके देगी, एक अद्भुत ऊर्जा देगी, जिससे आप अपने आप किसी मच्छर ने काटा है, मच्छर काट लेता है तो स्किन फुल आती है, लेकिन घबराने की बात नहीं होती है, धीरे धीरे चीजें अपने आप ठीक भी हो जाती है। शीतलता का आश्रय करो। तो ये तमाम औषधीय तत्व वह है जिन्हें हमें जानना चाहिए। बच्चों के भोजन के बारे में आपने जान लिया। बच्चों को पौष्टिक आहार दीजिए, हरी सब्जी खिलाइए, पनीर खिलाइए, सोयाबीन खिलाइए, जिसे टोफू कहते हैं, वो खिलाइए। और दिन में खूब भोजन कराइए, रात को भोजन कम कराइए, ताकि बच्चे पढ़ सके। पेट भरना उद्देश्य ना हो, सही वस्तु का पेट में जाना उद्देश्य, तभी शरीर का विकास हो सकता है। बच्चों को जितना हो सके उतना मैगी से दूर रखिए, मैदे की वस्तु से दूर रखिए, कोल्ड ड्रिंक से दूर रखिए। अगर बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद करते हैं तो इस समय आम का पना बना सकते हैं। कच्चे आम को अच्छे से रगड़ करके या उबाल करके उसका पना बना सकते हैं, वो बहुत फायदेमंद है। जलजीरा बना सकते हैं, है ना, नींबू की शिकंजी बना सकते हैं, गाय की छाछ पी सकते हैं। ये तमाम वस्तुएं बड़ी आसानी से उपलब्ध है और आप किसी भी स्थिति में हो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये प्राणायामों का आश्रय कर सकते हैं। प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, आपका जीवन बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र को यहाँ विराम। कल पुनः आपके साथ शीतकारी के साथ शीतली प्राणायाम लेकर के आएंगे और नई नई विधियों को, जैसे युवाओं के लिए भोजन की व्यवस्था को। नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः।